एक दिन ऑफिस की छुट्टी की वजह से मैं घर पर ही था। मेरी बीवी अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी। घर पर सिर्फ मैं और मेरा नौकर गोपाल था। रात का समय था। मैं ड्राइंग रूम में बैठा आराम कर रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की हाँफते हुए जैसे ही खुले दरवाजे में घुसी कि तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। मैं और मेरा नौकर गोपाल इस तरह एक अनजान लड़की को देखकर सन्न रह गए। मैं गुस्से में बोला, ये लड़की कौन है तू? इस तरह हमारे घर में क्यों घुस आई है? बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ। अभी मुझे यहाँ शरण दे दो। वह हाँफते हुए बोली। वह गुंडा फिर मुझे मेरी सौतेली माँ के पास ले जाएगा। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। गुंडा? कौन गुंडा? और तुम सौतेली माँ के पास क्यों नहीं जाना चाहती हो? मैंने जब शक्ति से पूछा तब वह लड़की बोली, मेरी सौतेली माँ मुझसे दे धंधा कराना चाहती है। वह एक गुंडे के साथ मुझे कोठे पर बेचने जा रही थी, मगर मैं उससे पीछा छुड़ाकर भाग आई हूँ। तू झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। वह लड़की इतनी डरी हुई थी कि बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, ठीक है, पर तेरा नाम क्या है? रीता है साहब, वह लड़की बोली। मैंने कहा, घबराओ मत रीता, मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर भी तुम्हें शरण दे रहा हूँ। शुक्रिया साहब, रीता के मुंह से निकल गया। एक बात बताओ, मैं कुछ सोच कर बोला। तुम्हारी माँ तुमसे धंधा क्यों कराना चाहती है? रीता ने कहा, जन्म देते ही मेरी माँ गुजर गई थी। पिता दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, मगर रिश्तेदारों ने जबरदस्ती उनकी शादी करा दी। मगर शादी होते ही पिता एक हादसे में गुजर गए। मेरी सौतेली माँ विधवा हो गई। तब से ही रिश्तेदार मेरी सौतेली माँ पर आरोप लगाने लगे कि वह पिता को खा गई। तब से मेरी सौतेली माँ अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगी। इस तरह ताने उल्हाने सुनकर मैंने बचपन से कब जवानी में कदम रख दिए, पता ही नहीं चला। मेरी सौतेली माँ को चाहने वाले महेश ने उसके कान भर दिए कि मेरी शादी करने के बजाय किसी कोठे पर बिठा दे, क्योंकि उसके लिए वह कमाऊ जो थी। माँ का चहेता महेश मुझे कोठे पर बिठाने जा रहा था। मैं उसकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई और आपका मकान खुला मिला, इसी में घुस गई। मैंने पूछा, कहाँ रहती हो? शहर के बाहर एक बस्ती में। तुम अगर माँ के पास जाना चाहती हो तो मैं अभी भिजवा सकता हूँ। मत लो उसका नाम, रीता जरा गुस्से से बोली। फिर कहाँ जाओगी? मैंने पूछा। साहब, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। तुम इस भेड़िए समाज में जिंदा रह सकोगी? फिर क्या करूं साहब? पल भर सोचकर रीता बोली, साहब एक बात कहूं? कहो। कुछ दिनों तक आप मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकते हैं? रीता ने जब यह सवाल उठाया तब मैं सोचने लगा। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। रीता ही बोली, क्या सोच रहे हैं आप? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप सोच रहे हैं। तुम्हारे कहने से मैं कैसे यकीन कर लूँ? मैं बोला। और फिर तुम्हारी माँ का वह आदमी ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा, तब मैं क्या करूँगा? आप उसे भगा देना, इतनी ही आपसे विनती है। यह कहते समय रीता की सांस भूल गई थी। रीता आगे कुछ कहती तभी दरवाजे के जोर से खटखटाने की आवाज आई। कमरे में हम तीनों ही चुप हो गए। इस वक्त कौन हो सकता है? रीता डरते हुए बोली, बाबूजी वही गुंडा होगा। मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। मत जाना, मैं जाकर देखता हूँ। वही होगा बाबूजी, मेरी सौतेली माँ का चहेता। आप मत खोलो दरवाजा, डरते हुए रीता बोली। एक बार फिर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। मैं बोला, रीता तुम भीतर जाओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। रीता भीतर चली गई। मैंने दरवाजा खोला। एक गुंडे टाइप आदमी ने मुझे देखकर रोबीली आवाज में कहा, उस रीता को बाहर भेजो। कौन रीता? गुस्से से मैं बोला, जो तुम्हारे घर में घुसी है। मैं उस रीता की बात कर रहा हूँ। वह आदमी आंखें दिखाते हुए बोला, निकलते हो कि नहीं, वरना मैं अंदर जाकर उसे ले आऊंगा। बिना वजह गले क्यों पड़ रहे हो भाई? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं आई है। मैं तेज में बोला।
झूठ मत बोलो साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे आपके घर में घुसते हुए। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मेरे हवाले करो उसे। अजीब आदमी हो, जब मैंने कह दिया कि कोई लड़की नहीं आई है तब भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जाते हो कि पुलिस को बुलाऊं? मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने रीता को इस घर में घुसते हुए देखा है, मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। अपनी बात पर कायम रहते हुए उस आदमी ने कहा। मैं बोला, मेरे घर में आकर मुझ पर ही तुम दादागिरी कर रहे हो। साहब, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ और आपसे सीधी तरह से कह रहा हूँ, फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। एक बार फिर वह आदमी बोला, कोई भी लड़की मेरे घर में नहीं घुसी है। एक बार फिर इनकार करते हुए मैं उस आदमी से बोला, लगता है अब तो मुझे भीतर ही घुसना पड़ेगा। उस आदमी ने खुली चुनौती देते हुए कहा। तब एक पल के लिए मैंने सोचा कि रीता कौन है मैं नहीं जानता, मगर उसकी बात सुनकर मुझे उस पर दया आ गई। फिर ऐसी खूबसूरत लड़की को मैं कोठे पर भिजवाना भी नहीं चाहता था। वह आदमी गुस्से से बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ कि रीता को मेरे हवाले कर दो या मैं भीतर जाऊं। भाई, तुम्हें यकीन ना हो तो भीतर जाकर देख लो। कहकर मैंने भीतर जाने की इजाजत दे दी। वह आदमी तुरंत भीतर चला गया। गोपाल पास आकर मुझसे बोला, यह क्या किया साहब जी? एक अनजान आदमी को घर के भीतर क्यों घुसने दिया? ताकि वह रीता को ले जाए? छोटा सा जवाब देकर मैं बोला, और यह भला टल जाए तो फिर इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? उसे सीधे सीधे ही सौंप देते। गोपाल ने कहा, आपने झूठ बोला, या उसे पता चल जाएगा। मगर मुझे रीता को बचाना था। मैं उसे कोठे पर नहीं भेजना चाहता था, इसलिए मैं इनकार करता रहा। अगर रीता खुद जाना चाहेगी तब आप उसे कैसे रोक सकेंगे? अभी गोपाल यह बात कह रहा था कि तभी वह आदमी आकर बोला, आप सही कहते हैं, रीता मुझे अंदर नहीं मिली। अब तो हो गई तसल्ली तुम्हें? मैं खुश होकर बोला। वह आदमी बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और हैरान होकर गोपाल से बोला, इस आदमी को रीता क्यों नहीं मिली जब वह अंदर ही छुपी थी? हाँ साहब जी, मैं अगर अलमारी में नहीं छिपती तो यह गुंडा मुझे कोठे पर ले जाता। आपने मुझे बचा लिया। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बाहर निकलते हुए रीता बोली, हाँ रीता, चाहता तो मैं भी उसको पुलिस के हवाले करा सकता था, मगर तुम्हारे लिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। समझाते हुए मैं बोला, अब तुम्हारा इरादा क्या है? किस बारे में बाबूजी? अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? आप मुझे कुछ दिनों तक अपने यहाँ शरणार्थी बनकर रहने दो। मैं तुमको नहीं रख सकता रीता। क्यों बाबूजी? अभी तो आपने कहा था वह मेरी भूल थी, तो मुझे आप एक रात के लिए अपने यहाँ रख लीजिए। सुबह मैं खुद ही चली जाऊंगी, रीता बोली। मगर कहाँ जाओगी? पता नहीं। नहीं साहब जी, इसे अभी निकाल दो, गोपाल विरोध जताते हुए बोला। गोपाल, मजबूर लड़की की मदद करना हमारा फर्ज है। वह तो ठीक है, पर कहीं इसी इंसानियत में हैवानियत न छिपी हो साहब जी। आप आपस में लड़ो मत। मैं तो एक रात के लिए शरणार्थी बनकर रहना चाहती थी, मगर आप लोगों की इच्छा नहीं है, तो कहकर रीता चलने लगी। रुको रीता, मैंने उसे रोकते हुए कहा। रीता वही रुक गई। मैं बोला, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, मगर एक अनजान लड़की को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, और यह खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। तुम जो कह रही हो उस पर मैं कैसे यकीन कर लूं? आपको कैसे यकीन दिलाऊं? निराश होकर रीता बोली, मैं उस सौतेली माँ के पास भी नहीं जाना चाहती। जब तुम सौतेली माँ के पास नहीं जाना चाहती हो तो फिर कहाँ जाओगी? नहीं जानती। मैं रहने के लिए एक रात मांग रही थी, मगर आपको ऐतराज है। आपका ऐतराज भी जायज है। आप मुझे जानते नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं उसे रोकते हुए बोला, रुको, तुम कोई भी हो मगर एक पीड़ित लड़की हो। मैं तुम्हारे लिए जुआ खेल रहा हूँ। तुम यहाँ रह सकती हो, मगर कल सुबह चली जाना। ठीक है बाबूजी। कहते हुए रीता के चेहरे पे मुस्कान फैल गई। आपने दुखते को तिनके का सहारा दिया है, मगर सुबह तुम कहाँ जाओगी? मैंने फिर पूछा। सुबह मैं उसी के यहाँ जयपुर चली जाऊंगी। मैंने यकीन कर लिया और बोला,
तुम मेरे कमरे में सो जाना। आप कहाँ सोएंगे बाबूजी? रीता ने पूछा। मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। मैंने अपना फैसला सुना दिया और आगे बोला, जाओ गोपाल, इसे मेरे कमरे में छोड़ आओ। काफी रात हो गई थी। गोपाल और मुझको जल्दी नींद आ गई। सुबह जब देर से नींद खुली, रीता नहीं थी। सामान बिखरा हुआ था, अलमारियां खुली हुई थी, उनमें रखे गहने नकदी सब साफ हो चुके थे। मैं और गोपाल यह देखकर हैरान रह गए। मेरी सारी कमाई रीता ले गई। हमारा अनजान लड़की पर किया गया भरोसा हमें बर्बाद कर गया। जो आदमी रात को आया था वह उसी गैंग का एक सदस्य था, तभी तो वह रीता को नहीं ले गया। चोरी करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया, उस तरीके पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं वहीं सोफे पर सिर झुकाकर बैठ गया।